हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज के नए वीडियो में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं शर्त बोधक वाक्य। अब हम लोग समझेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। देखिए, आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है, ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं। ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं। यानी कि आपको ये समझना है स्टूडेंट्स कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इसके दो पार्ट होते हैं। तो वही हमने इसके फर्स्ट स्टेप में लिखा कि ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं। सेकंड स्टेप में हमने लिखा पहला भाग यदि या अगर से शुरू होता है। यदि या अगर से शुरू होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको इसमें ये समझना है कि इसका जो पहला जो भाग होता है वह हमेशा यदि या अगर से ही स्टार्ट होता है, शुरू होता है। यानी कि हमने क्या समझा कि ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं। पहला भाग यदि या अगर से शुरू होता है, यानी कि जो कंडीशनल सेंटेंस का जो पहला पार्ट होता है वह हमेशा यदि या अगर से शुरू होता है। थर्ड स्टेप में हमने लिखा यदि या अगर वाले वाक्य से ही शर्त का बोध होता है। शर्त का बोध होता है। शर्त का बोध होता है। ये कंडीशनल सेंटेंस के बारे में मैंने बताया कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इसकी दो पार्ट होते हैं। तो मैंने इसके फर्स्ट स्टेप में लिखा कि ऐसी वाक्यों के दो भाग होते हैं। पहला भाग यदि या अगर से शुरू होता है। यदि या अगर वाली वाक्य से ही शर्त का बोध होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब इसका रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 देखिए, इसका रूल नंबर जो 1 है, जो रूल नंबर इसका फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमको ये समझना है कि जब दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो जब दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो, यानी कि मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इसके दो पार्ट हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर दोनों पार्ट जो है जब फ्यूचर टेंस में होते हैं तो हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि जब दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो, यानी कि पहला भाग भी और दूसरा भाग भी जब फ्यूचर टेंस में होते हैं तो हम लोग उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए अब हम इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर होता है कि इसमें आपको सबसे पहले इफ का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इफ का। इफ का मतलब होता है यदि या अगर। तो जब हम लोग इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इफ लिखेंगे। ठीक, अब इफ के बाद जो हम लोग वाक्य यहां पर लिखेंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, यानी कि हमारा सेंटेंस जो हिंदी सेंटेंस आता है वो फ्यूचर में होता है। तो अगर हमारा हिंदी सेंटेंस भले ही फ्यूचर टेंस में हो, लेकिन जब हम लोग उसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको बनाएंगे। ठीक है ना? देखिए, इफ रखेंगे। अब इफ के बाद जो पहला वाक्य यहां पर रखा जाएगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा, यानी कि इफ प्लस पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा। देखिए, जब दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में होते हैं तो सबसे पहले हम लोग इफ को रखते हैं और इफ के बाद जो वाक्य रखा जाएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा। ठीक है ना? यानी कि इफ प्लस पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। इसके बाद देखिए, जो दूसरा वाक्य होगा, इसके बाद इसमें रहेगा जो दूसरा वाक्य होगा हमारा, देखिए दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। किसमें होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है ना? देखिए, इफ के बाद जो हम लोग पहला वाक्य रखेंगे, देखिए जो हमारा हिंदी सेंटेंस होगा वो तो दोनों जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, मैंने बताया कि इसके दो भाग होते हैं। तो जब ये हिंदी वाक्य में आएगा तो दोनों वाक्य इसकी यानी कि फ्यूचर के होंगे। तो हम लोग जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बता दिया, स्ट्रक्चर के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया कि सबसे पहले आपको इफ लिखना होगा और इफ के बाद हमेशा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो दूसरा वाक्य होगा उसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है ना? आइए हम लोग इसको अब देखते हैं। जैसे हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, यदि वह मेरे पास, यदि वह मेरे पास आएगा, यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा कि यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। देखिए, अब ये इसकी स्टार्टिंग यदि हुई है,
और आए हुए वाक्य से, यानी कि इसके पहले वाले वाक्य में, यानी कि इसके पहले वाले वाक्य से ही शर्त का बोध होता है। इसकी क्या कंडीशन है, यदि वह मेरे पास आएगा, यानी कि यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। यानी कि इसकी शर्त यह है कि यदि वह मेरे पास आएगा तभी मैं उसकी मदद करूंगा, ये इसकी शर्त है। इसलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं शर्त बोधक वाक्य। अब देखिए मैंने आपको ये बताया कि जब दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में हो, देखिए ये वाक्य भी हमारा फ्यूचर टेंस में है, ठीक, और ये वाला भी वाक्य हमारा फ्यूचर टेंस में है कि नहीं है ना। तो जब दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में होते हैं तो जब हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि उसमें सबसे पहले इफ लिखा जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से मैंने इसको समझा दिया है, इसी स्ट्रक्चर की सहायता से अब हम लोग इसका ट्रांसलेट करेंगे। चलिए आइए हम लोग इसको अब ट्रांसलेट करते हैं। अब इसमें लिखा है यदि वह मेरे पास आएगा, ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। तो मैंने ये बताया स्टूडेंट्स कि भले ही ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा है लेकिन इसका ट्रांसलेशन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करना होगा। इसलिए क्योंकि जब हम इफ यहाँ पर रखेंगे तो इफ के बाद हमेशा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। आइए हम लोग अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। यदि वह मेरे पास आएगा, अब सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे इफ। क्या होगा हमारा, इफ हो गया। अब इफ ही कम्स, इफ ही कम्स टू मी, इफ ही कम्स टू मी। अब देखिए यदि वह मेरे पास आएगा तो हमने इसको ट्रांसलेट किया इफ ही कम्स टू मी, यानी कि इफ के बाद हम वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने इसको लिख दिया। क्योंकि ही कम्स हो गया, कम्स इसलिए हो गया स्टेंस क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स हमने यहां पर लिख दिया कम्स, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर हो गया कम्स। तो यदि वह मेरे पास आएगा, इफ ही कम्स टू मी, अब इतना हमारा बन गया, ठीक, तो मैं उसकी सहायता करूंगा। अब तो की इंग्लिश यहाँ पर कामा लिखी जाएगी। ये जो आपका कामा लगा स्टूडेंट्स, ये तो का सेंस देगा, ठीक है ना। तो मैं उसकी सहायता करूंगा। अब जो इसका जो दूसरा सेंटेंस है, अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, दूसरा वाक्य यानी कि जो दूसरा वाक्य होगा उसको हमको किस में ट्रांसलेट करना होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो अब इसका हो जाएगा, देखिए इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम। अब इसका ट्रांसलेशन बन गया, यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।